बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरों का ताल्लुक़ है रूस यूक्रेन जंग से। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और बिलाखिर यूक्रेन ने घुटने टेक दिए हैं और रूस की तमाम शराइत मान ली हैं और उन्होंने कहा कि चूहा लंडोरा ही भला और नेटो में हम किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे, नेटो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहुत ही कड़ी शराइत तस्लीम करवाई हैं रूस ने और यूक्रेन जो है वो तकसीम होकर रह गया है और रूस यूक्रेन के अंदर से दो मज़ीद रियासतें, नई रियासतें, आज़ाद रियासतें मारज़ वजूद में आ गईं। इस जंग में अमेरिका, नेटो और यूरोपीय यूनियन का क्या रोल रहा, वो अभी तक उनके फ़ौजी इमदाद के मुंतज़िर हैं, फ़ौजी हथियारों के मुंतज़िर हैं, लेकिन कुछ ना हो सका। और ये सारा जो ब्रेक थ्रू हुआ है इसका क्रेडिट जाता है जी तैयब उर्दवान को, तुर्की के सदर। उन्होंने रूस के सदर पुतिन से बात की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात की और फिर दोनों मुल्कों ने अपनी आमादगी ज़ाहिर की सालसी के लिए। और फिर अंकारा में ये वज़राए ख़ारजा ट्राइका की हुई और रूस और यूक्रेन के वज़राए ख़ारजा अंकारा पहुँचे और वहाँ पे शहर अंतालिया में आला सतह के सहफ़रीकी इजलास हुआ तुर्की के शहर अंतालिया में, और जहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। और उससे पहले यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया था और उसमें कहा था, नेक नियति से बातचीत की उम्मीद ज़ाहिर की थी और कहा था कि ये उम्मीद है कि हम प्रोपेगेंडा नहीं होगा और हकीकतन जंग के ख़ात्मे की तरफ हम जा रहे हैं और इस पे रूस भी पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। तैयब उर्दवान ने भी गुज़श्ता दिन उम्मीद ज़ाहिर की थी और जंग बंदी पर इत्तेफाक में उन्होंने कहा था कि मदद मिलेगी। जो कुछ भी तुर्की में स्टेज तैयार हो रहा है उसके नतीजे में बिलाखिर ये मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के नतीजे में अच्छी खबर बरामद हुई और ये लड़ाई अब बंद होने को जा रही है। यूक्रेन के सदर यूक्रेन के सदर ने जी तमाम शराइत मान ली हैं और रूस के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया है और जो फ़ैसले वापस लिए हैं, यूक्रेन अब मगरबी ममालिक का जो इत्तेहाद है नेटो उसमें शमूलियत नहीं करेगा। और दूसरा मुतालबा है कि यूक्रेन जो आज़ादी का ऐलान करने वाले दो इलाकों की कानूनी हैसियत को भी तस्लीम कर लेगा और ये जो दो इलाके हैं इनको रूस पहले ही आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम कर चुका है, लिहाजा यूक्रेन भी उनको अलहदा रियासतें तस्लीम करेगा। ये भी एक अहम पेशरफ्त हुई है और उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने इसके जवाब में कहा कि हम सिर्फ अपने इलाकों की सिक्योरिटी की ज़मानत चाहते हैं कि जो बकिया मुल्क बचा है कम से कम उसकी सिक्योरिटी की ज़मानत दें। तो इसमें जो रूस का जो बड़ा मुतालबा था वो यही था कि इसको नेटो का हिस्सा बनाया जा रहा है और नेटो का हिस्सा बनने का मतलब है कि मगरबी मुल्कों की फ़ौज आके रूस के बॉर्डर पे बैठ जाएगी और उसके बाद फिर हमारे लिए मसाइल होंगे। उन्होंने हमला कर दिया था। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी हुई है, जो दो रियासतें हुई हैं। 24 फरवरी 2022 को जो यूक्रेन पे हमला हुआ था, रूस ने यूक्रेन से अलग होने वाली दो रियासतें थीं और उनको आज़ाद तस्लीम किया था और रूस का मुतालबा ये भी था कि इन इलाकों में 2014 से लड़ाई चल रही है, लिहाजा इसको ख़त्म होना चाहिए और यूक्रेन इसको तस्लीम करे। ये चीज़ें हो गई हैं और इनको तस्लीम कर लिया गया है। उससे पहले एक और भी अच्छी चीज़ हुई है। इसके बाद फिर रूस और यूक्रेन में राहदारियाँ खोलने पर इत्तेफाक हो गया। शहरियों का इनखला जारी हो चुका है और यूक्रेन के सदर ने ये कहा है कि 35,000 अफराद ने इनखला किया है और कीव और के गिरदनवा और दीगर में अब इजाज़त है और अब राहदारियाँ खुल गई हैं और शहरियों के लिए आसानी है। अब तक तकरीबन जी 22 लाख जो हैं यूक्रेनी वो नक़ल मकानी करने पर मजबूर हुए थे और उन्होंने हिजरत की थी दूसरे मुल्कों में, पड़ोसी मुल्कों में, क्योंकि यहाँ पे हो रहा था मामला ख़राब। अब आते हैं इस तरफ। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ जी अमेरिका ने पोलैंड में पैट्रियट मिज़ाइल जो हैं वो नस्ब कर दी हैं और इस ख़दशे पे से नज़र के रूसी हमले का ख़तरा है, लिहाजा अमेरिका ने ये काम किया है। और
دوسری جانب لڑائی ختم ہو رہی ہے، صلح ہو رہی ہے، یوکرین اور روس کی شرائط تسلیم کی جا رہی ہیں، لیکن امریکہ کو ابھی بھی خوف ہے کہ پولینڈ پہ روس جو ہے وہ اگلا حملہ کر سکتا ہے۔ اور جو ڈیٹیلز آئی ہیں، پولینڈ چونکہ نیٹو کا ملک ہے، پیٹریاٹ ڈیفنس میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ نصب کیا گیا ہے، اور امریکہ نے میزائل اور جنگی طیاروں کے حملے کے خلاف یہ سسٹم وہاں پہ نصب کیا ہے۔ 2 بیٹریوں کو پولینڈ میں نصب کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کا سسٹم پہلے سعودی عرب میں بھی تھا اور وہاں سے یہ بیٹریاں اٹھا لی گئی تھیں، اور محکمہ دفاع جو پینٹاگون ہے ان کے مطابق بھی یہ اقدام جو وہ نیٹو کے رکن ممالک کے دفاع کے لیے کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں پولینڈ کو بھی چکا کے کہیں ان کو بھی نہ جنگ میں دھکیل دیا جائے۔ پھر ایک اور خبر آئی، وہ بھی امریکہ نے وارننگ جاری کی، خبردار کیا کہ روس جو ہے وہ یوکرین پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کر سکتا ہے اور اس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور اس پہ ہم سب کو چوکس رہنا چاہیے۔ یہ برطانوی نشریاتی ادارے کو امریکی بایولوجیکل ہتھیاروں کی لیبارٹری اور یوکرین میں کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری کے بارے میں روس کے دعوے کو مضحکہ کا خیز قرار دیا، اور روس نے بھی اس بات کی تردید کی ہے کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ روس سے غیر روایتی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں بہت فکر مند ہیں، یہ امریکہ کی طرف سے کہنا تھا، لیکن روس نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے اور ہم ایسا کوئی ارادہ نہیں، یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ روس کا بڑے پیمانے پہ یوکرین کے جنگی ساز و سامان کو بھی تباہ کرنے کا کلیم آیا ہے، اور روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کے 146 جنگی ہیلی کاپٹروں کو گرایا گیا اس دوران، اور یوکرین فوج کے 953 ٹینک اور 2800 فوجی تنصیبات تباہ کی گئی ہیں۔ اور روسی وزارت دفاع نے یہ بھی کنفرم کیا کہ یوکرین کے 90% میزائل تباہ اور 90% جنگی ہوائی اڈے بھی غیر فعال کر دیے گئے ہیں، یعنی دفاعی اعتبار سے، فوجی اعتبار سے کافی مخدوش صورتحال تھی، اور اس کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ یہ ہے سبق جو کہ ہمیں ملتا ہے، اور اس سبق سے ہی حاصل ہونا چاہیے کہ اپنی قوت بازو پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کسی کے کہنے پہ یہ پنگا نہیں لینا چاہیے۔ اور اب اگر یوکرین پہلے ہی یہ مطالبہ مان لیتا اور نیٹو میں جانے کی خواہش کا اظہار نہ کرتا، یوکرین کے صدر تھوڑی سی عقل و شعور سے کام لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اب سب کچھ تباہ بھی ہو گیا اور شکست بھی تسلیم کی۔ اب آگے اس کے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور جیسے یہ خبر آئی ہے تو خام تیل کی قیمت میں 12% کمیاں ہو گئی ہے عالمی منڈی میں، اور اس سے جو کہ خطرہ تھا کہ یہ $300 فی بیرل تک جانے کا خدشہ تھا، اور کیونکہ روس پہ پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، اور اب یہ ایک اچھی خبر آئی ہے، اور اچھی خبر کے ساتھ ہی اب اس کے پازیٹیو اثرات بھی مرتب ہوں گے، اور UAE اور جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں انہوں نے بھی یہ خوشخبری دی ہے کہ اب خام تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی آئے گی اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اب آتے ہیں اس ساری لڑائی میں، یوکرین کی لڑائی میں پاکستان کا ایک اور ہیرو جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور یہ پاکستانی ہیرو ایک طالب علم ہے، اور یوکرین پر روس کے حملے کے بعد وہاں پر زیر تعلیم متعدد طلبہ چونکہ پھنس گئے تھے، جن کے لیے اپنے ممالک میں واپسی جو ہے وہ مشکل ہو گئی تھی۔ تو ان حالات میں پاکستان کے ایک ہیرو ہیں معظم خان، وہ میدان میں اترے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ مدد کی، خاص طور پہ بھارتی طلبہ کی، اور 2500 طلبہ کو ریسکیو کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا، اور نہ صرف ان کو ریسکیو کیا بلکہ بھارتی طلبہ کے انخلاء کی کوشش شروع کی اور وہاں سے انہیں نکالا، اور بڑے ہی منظم انداز میں نکالا، اور ان طلبہ کو پولینڈ، ہنگری، رومانیہ، سلواکیہ کی سرحدوں تک پہنچانے کے لیے متعدد بسوں اور دیگر گاڑیوں کی ضرورت تھی۔ تو یہ سارے کام ٹور آپریٹرز کی خدمات لینی تھیں، بسوں کا حصول پھر ممکن ہو سکے، یہ سب کچھ یوکرین میں رہائش پذیر پاکستانی شہری معظم خان نے یہ سارا کام کیا، اور معظم خان نے یوکرین کے مختلف مقامات پر پھنسے 2500 طلبہ کو، بھارتی طلبہ کو وہاں سے نکالا، اور
वहाँ से निकाल के मुख्तलिफ़ महफूज जगहों पे पहुँचाया, और उसका ये व्हाट्सएप ग्रुप में अब तमाम ये चीज़ें जो हैं वो वायरल हो रही हैं। और भारतीय तलबा जो हैं वो इंडिया पहुँचे हैं, वो सब के सब मुअज़्ज़म ख़ान, पाकिस्तानी मुअज़्ज़म ख़ान को ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं। मुअज़्ज़म ख़ान का ताल्लुक़ जी तरबेला, इस्लामाबाद के करीब तरबेला है, तरबेला डैम के नाम से, तो उनको जाता है। सिविल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के बाद मुअज़्ज़म ख़ान ने वहीं नौकरी करने के बजाय वहाँ पे यूक्रेन में बस टूर ऑपरेटर का कारोबार शुरू किया, और उसी कारोबार की बदौलत मुअज़्ज़म ख़ान ने बताया कि वो भारतीय दोस्त जितने भी फंसे हुए थे, 11 बसों में उनकी दोस्ती जो है वो मुख्तलिफ़ तलबा के साथ हुई, और उन सब को महफूज मुकाम से पहुंचाया गया। तो ये है पाकिस्तान का और पाकिस्तानी शहरियों का रोल। जबकि भारत, बीजेपी, आरएसएस वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान को किस तरीके से करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि फ़ारिग पाकिस्तान के तर्जमान ने बताया, पाक फ़िज़ाइया ने, कि किस तरीके से एक सुपरसोनिक टाइप मिज़ाइल टाइप पाकिस्तान की तरफ भेजा गया और उसको किस तरीके से ज़ाया किया गया। तो भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और ख़ास तौर पे वहाँ पे अखलाकी गिरावट जो है जी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। भारत के साबिक़ इंटेलिजेंस अफसर, खुफिया एजेंसी आईबी के, भारतीय आईबी के एक साबिक़ अफसर, उन्होंने भी एक भारतीय बच्ची के साथ ज़्यादती की और उनको नौकरी के बहाने अपने होटल में बुलाया, और होटल बुला के वहाँ पे ये हरकत की गई। और उसके बाद फिर मुतासरा लड़की ने रिपोर्ट भी कर दिया है थाने में, और अब तक करोल बाग पुलिस को रिपोर्ट किया है, और वहाँ पे पुलिस ने भी इसको कंफर्म किया है। लेकिन जो भारत का ये अफसर है, इंटेलिजेंस अफसर साबिक़, वो रूपोश है, मफरूर है। तो ये वाक़या पहला नहीं है, बल्कि ये मकबूज़ आबादी में भी हो चुके हैं, अफ़गानिस्तान में भी हो चुके हैं कि भारतीय सफारतकार जो हैं इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेन ख़बर हमारी वही थी कि यूक्रेन और रूस की जंग, और बिलाखिर ये क्रेडिट भी जाता है तुर्की के सदर तैयब एर्दोग़ान को, जिन्होंने इनको बुलाया और ये बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ कर इक़दाम उठाना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।